हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द रीजनर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है डेटा सफिशिएंसी। हिंदी में बोलेंगे आंकड़े पर्याप्तता। देखिए, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये जो टॉपिक है ये आपके मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स में मिल जाएगा आपको। आपका बैंक का एग्जाम है, एसएससी है, रेलवे है, आपका बहुत सारे एग्जाम में मिल जाएगा। प्लस हर एग्जाम में भी दो सेक्शन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट है। जिन दोनों सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन, ये टॉपिक देखने को मिलेगा। कौन कौन से? एक होता है रीजनिंग और एक होता है मैथ्स। इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको ये टॉपिक देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, डेटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है। एग्जैक्टली, डेटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है, ये सारे टॉपिक्स का मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो डेटा सफिशिएंसी में आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके टाइम एंड वर्क के आ सकते हैं, स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड एंड टाइम, आपका परसेंटेज, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग की बात करूं तो आपके इसमें सिलॉक्स इनइक्वालिटी, की जनरली अभी तक आए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आप बिल्कुल सकते हैं। तो सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन टेस्ट, आपका रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग, पजल, कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंडिपेंडेंटली ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सारे टॉपिक्स का मिक्सचर है, राइट? नेक्स्ट थिंग, डेटा सफिशिएंसी में ध्यान रखना एक चीज कि आपसे कभी भी डेटा सफिशिएंसी में ये नहीं पूछा जाएगा कि आंसर क्या है। ध्यान रखना, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। डेटा सफिशिएंसी में आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आंसर क्या है। बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दो, बस ये जानना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो लेक्चर में कहा था, क्या क्या था कि हम जब आपस में बात करते हैं तो हम बहुत सारी हम भावनाओं की समझते हैं, शब्दों पे ध्यान नहीं जाता, राइट? जैसे जब हम कहीं पे जब हम छोटे थे या क्लासेस में, स्कूल में थे, तो हम बोलते थे कैन आई कम इन। क्या ये सही है? एक्चुअली देखा जाए तो कैन आई कम इन क्वेश्चन नहीं है, आप अपनी कैपेसिटी पूछ रहे हो, परमिशन नहीं मांग रहे, कैपेसिटी पूछ रहे हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आप अंदर आ सकते हो। आपके पास दो पैर हैं, चलने चलना आता है आपको, दिमाग है, आंखें हैं, आप अंदर आ सकते हो। आपने अपनी कैपेसिटी पूछी, मैं आ सकता नहीं हो सकता, आपने परमिशन नहीं मांगी। परमिशन के लिए क्या बोलते थे? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, ये परमिशन है, राइट? तो क्या मैं अंदर आऊं, ये नहीं पूछा। पूछा क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं, ये बता दो। आना है ये नहीं बोल रहा, कैपेसिटी बता दो, आप आओगे नहीं आ पाओगे। वैसे ही इसके अंदर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? इसके अंदर पूछेगा कि आपसे आंसर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये बताना है। आंसर क्या आएगा, इतना आगे तक जाने की हमको काफी बार जरूरत नहीं पड़ती है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं, क्या? वो ये चीज ढूंढने में लग जाते हैं कि आंसर क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा सारे क्वेश्चंस में आपको आंसर निकालना ही नहीं पड़ेगा, काफी क्वेश्चन निकालना भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी 50% तो मैं बोलूंगा, 50% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आप को आंसर निकालने की जरूरत ना पड़े। आपको अपने रास्ते के मिडल में ये तो पता चल जाता है कि जो भी आंसर आएगा मेरा कंफर्म आंसर आ जाएगा। क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन कंफर्म आंसर आ जाएगा ये हमको पता चल जाता है, राइट? तो इसीलिए ये होता है डेटा सफिशिएंसी। चलिए अब हम बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस की। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, ये रहे आपके ऑप्शंस, राइट? तो ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन, इफ ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट, सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, केवल पहला पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन, केवल दूसरा पर्याप्त है लेकिन पहला अकेला पर्याप्त नहीं। तीसरा ऑप्शन, या तो पहला अकेला या दूसरा अकेला, दोनों में से कोई भी अकेला पर्याप्त है, किसी अकेले से आंसर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन, ना तो पहले अकेले से आ रहा है आंसर, ना दूसरे अकेले से आ रहा है, और इन्फॉर्मेशन दोनों को मैं मिला दूं आंसर तो तब भी नहीं आया। पांचवा ऑप्शन, कि ना तो पहले अकेले से आंसर आया, ना दूसरे अकेले इंफॉर्मेशन से आंसर आया, हाँ, लेकिन अगर मैं दोनों की इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर दूं तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा।
राइट। अब देखिए, अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, बेसिक से मिडिल लेवल लेके जाऊंगा और लास्ट में क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें हो सकता है आप घूम जाएं और उसका आंसर बिल्कुल अलग दे। लेकिन उस क्वेश्चन की गहराई को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस एक बार देखने जरूर पड़ेंगे। तो प्लीज ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरी इसकी डेफिनेशन तो नहीं कहूंगा, इसकी पूरी रह तक समझ में आए और हम एक एक चीज जानेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ही आंसर कैसे निकाला जा सकता है। ये मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूं। आप प्लीज जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलिए, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन हमारा पहला, लास्ट संडे ऑफ मार्च 2007 फेल ऑन विच डेट। मतलब 2007 मार्च का जो आखिरी संडे है वो किस डेट को आएगा। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो चुके घबरा जाते हैं। सर हमारा तो बैंक का एग्जाम था, ये तो मान लीजिए कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं, मेरे पास काफी स्टूडेंट लेके आए हैं ऐसा क्वेश्चन कि सर मैं तो बैंक का स्टूडेंट हूँ, ये ऐसे कैलेंडर का क्वेश्चन कहाँ से है, कैलेंडर तो हमारा टॉपिक है ही नहीं। दोस्तों देखिए, मैंने पहले बताया था एसएससी का रीजनिंग नाम का कोई टॉपिक नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग मतलब कुछ भी। इन्होंने जो पूछा है वो कैलेंडर नहीं है, आपकी डे टू डे लाइफ है। आपके कैलेंडर का बस एक संडे मार्च दो इतनी सी बात हुई है, आपकी डे टू डे लाइफ है, रियल लाइफ आप जीते हैं। राइट, तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2007 मार्च को संडे, आखिरी संडे कौन सी तारीख होगा। राइट, पहली स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी है कि पहला जो संडे है वो 6 तारीख को है उस महीने का। दूसरी स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी है उस महीने का आखिरी दिन जो था, अब मार्च का आखिरी दिन क्या होता है, 31 मार्च। तो 31 मार्च को क्या था, उस मार्च में सैटरडे था। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। राइट, अब सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कोई भी डेट और दिन पता चल जाए, अगर आपको कोई भी डेट और दिन पता चल जाए, जैसे मान लीजिए अपन आज के लिए लेते हैं, जैसे आज 21 नवंबर है और दिन क्या है, सैटरडे। 21 नवंबर सैटरडे आज का दिन है। अब अगर मैं आपसे कोई मर्जी दिन तारीख पूछूं तो आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं पूछूं आज से 5 दिन पहले क्या दिन था, क्या तारीख थी, सब कुछ बता सकते हैं क्योंकि हमको आज का दिन और तारीख फॉर श्योर पता है। राइट, तो हम वो भी निकाल पाएंगे। अगर मैं आपसे 10 करोड़ साल बाद पूछूं तो भी निकाल लेंगे। भैया टाइम ही तो ज्यादा लगेगा, निकाल तो लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा निकालो, लेकिन हमको ये तो पक्का पता है ना कि हम निकाल जरूर सकते हैं और जो भी निकालेंगे कंफर्म आएगा। निकालना है ये नहीं कह रहा मैं, तो ये तो हमको पता चल गया कि हमको पक्का है, ये हम निकाल तो लेंगे। राइट, वही चीज इसमें पूछी, ध्यान से देखिए। तो पहली स्टेटमेंट में इसने क्या बोला, पहली स्टेटमेंट में इसने बोला है फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ फेल ऑन 6, यानी कि मार्च 2007 का जो पहला संडे है वो 6 तारीख है ना। अब जब ये पता चल गया तो आगे की सारी चीजें हम निकाल सकते हैं कि नहीं, निकालना चाहे तो निकाल देंगे क्या। भाई पहला संडे 6 तारीख को, अब अगले संडे जाना है तो 7 प्लस करते रहो, 6 + 7 हो गए आपके 13, अगला संडे 13 तारीख को, फिर से 7 प्लस करो अगला संडे 20 तारीख को, फिर से 7 प्लस करो अगला संडे 27 तारीख को, फिर 7 का प्लस कर नहीं पाएंगे तो आंसर तो आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूं जब हमको ये पता चल गया कि आंसर आ जाएगा तो बात खत्म। उसने यही पूछा है क्या कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा ये बात पता चल गई तो हम आगे निकाले नहीं बैठेंगे कि आंसर क्या आएगा। राइट, आंसर हमारा आ चुका है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि उस महीने का आखिरी दिन शनिवार था, क्या, यानी कि 31 मार्च को शनिवार था। अब जब हमको ये पता चल गया तो हम कोई भी आगे पीछे दिन निकाल सकते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो भी निकालेंगे एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या बना, हमारा क्या बना कि फर्स्ट अकेले से भी हमारा आंसर आ रहा है और सेकंड अकेले से भी हमारा आंसर आ रहा है, दोनों में से किसी से भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब बताइए आप लोग कि मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा इसमें। बिल्कुल इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3 कि दोनों में से कोई भी अकेला पर्याप्त है, ईच अलोन इज सफिशिएंट। राइट, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अभी मैं एक तो आज अभी ये जो क्वेश्चन बताया था वो पहले बोलना भूल गया, बोल देता हूँ और आगे भी कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोशिश एक बार कीजिएगा कि वहां पे आप वीडियो को पॉज करें और आप खुद से एक बार उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक बार आप कोशिश जरूर कीजिएगा। राइट, चले चलते हैं। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पिंटू एंड चिंटू इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। एक पंक्ति में पिंटू और चिंटू के बीच में कितने लोग हैं, ये इसने पूछा है, राइट। चलिए ट्राई करते हैं कितने लोग हैं। अब हम पहले देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है पिंटू बाएं किनारे से 15वां है। पिंटू जो है वो बाएं किनारे से कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। क्या इस बात से हमको पता चला कुछ भी? पहली बात तो इसमें चिंटू का नाम भी नहीं आया है ना, और हमको ये भी नहीं पता लोग कितने, लेफ्ट में कितना, कुछ नहीं पता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अकेले से हमारा आंसर आ सकता है क्या? नहीं, फर्स्ट अकेली स्टेटमेंट से हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, राइट। सेकंड बोला चिंटू इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टुवर्ड्स हिज राइट। बिल्कुल, देखो चिंटू जो है वो लाइन के ठीक मध्य में है, और वो जो चिंटू है उसके दाईं ओर 10 लोग हैं, और उसने बोला लाइन के ठीक मध्य में, इसका मतलब इसके बाईं ओर भी 10 ही लोग होंगे। बिल्कुल, बाईं ओर भी क्या होंगे, 10 ही लोग होंगे। तो इस बात से हमको ये तो पता चल गया कि इस पूरी लाइन में कितने लोग हैं। इस पूरी लाइन में हो गए हमारे 21 लोग हैं। ये तो हमारी बात पक्की हो चुकी है, राइट। चलिए, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी, उससे हमारा आंसर नहीं आया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी तो होता क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने दिमाग लगाया था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट की कुछ बातें हमारे दिमाग में रुक जाती हैं, ठहर जाती है। फिर जब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो गलती से कभी कभी हम उन बातों को दिमाग में रख लेते हैं और उसको लेके सॉल्व करने लग जाता है। फिर लगता है अरे इससे तो आंसर आ गया, क्यों? क्योंकि वो तो 22 से 15 था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, 22 से 15 था, ये बात उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में दी है, सेकंड में नहीं दी, ना क्वेश्चन में दी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट से तो हमको इतना पता चला कि चिंटू कहां बैठा और टोटल 21 लोग हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता चला। सेकंड के अंदर पिंटू का जिक्र ही नहीं है ना, और हमको तो दोनों की बात माननी है। ये पिंटू था फर्स्ट में, हाँ हमको तो दोनों का पता करना है। अब देखें, दोनों में से किसी भी अकेले से तुम्हारा आंसर नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं दोनों को कंबाइन करके। अब इसकी स्टेटमेंट को पता चल गया। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में आप जाऊं कि पिंटू बाएं से 15वां है, ये 10 से ये 11वां हो गया, तो 13, 14, 15। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा पिंटू। अब दोनों को कंबाइन करके पता चल गया कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं यार, 12, 13, 14, 15, सॉरी, हाँ दोनों के बीच में कितने लोग यार, 12, 13, 14, हाँ दोनों के बीच में कितने लोग हैं, अब हमको पता चल गया। यानी कि दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के बाद आया है हमारा आंसर, दोनों में से किसी अकेले से नहीं आया। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, यहां पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 कि ईच अलोन इज नॉट सफिशिएंट बट बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है, लेकिन दोनों साथ में पर्याप्त है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट एक गलती और कर देते हैं। कभी कभी क्या हो रहा है, होता है सेकंड अकेले से भी आ रहा होता है, या मान ले किसी एक अकेले से आ रहा होता है और मिला के भी आ रहा होता है। स्टूडेंट्स को क्या लगता है फिफ्थ ऑप्शन। ध्यान दीजिए, फिफ्थ ऑप्शन तब सिलेक्ट करना है जब किसी अकेले से ना आ रहा हो और तब दोनों को मिला के आ रहा हो। लेकिन अगर किसी अकेले से आ रहा है तो दोनों को मिलाने वाला ऑप्शन को काम में ही नहीं ले सकते हम लोग। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन, ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन एक बार सीक्वेंस वाइज देखिए, जिससे जब लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं, जब बताऊं, तो जो आप गलती करते हैं उसका मैं कंसेप्ट समझा सकूं कि आप गलती कहां और कैसे क्यों करते हैं, और आगे ताकि आप वो गलती ना दोहराएं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर इज इन द कोड लैंग्वेज। इसने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, और क्या पूछा, दो स्टेटमेंट दी, इसमें से हमको किसका निकालना है, इसका कोड निकालना है। चलिए देखते हैं। ये पूछता है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी दिया, स्काई इज क्लियर का कोड है डी राफा। तो इससे हमको इसका पता कोड चलेगा, इसका कोड पता चलेगा, अकेले से तो नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ वैसे समझ में नहीं आ रहा। सेकंड बोलता है मेक इट क्लियर का कोड है देगा जो। क्या सेकंड अकेले से पता चलेगा? नहीं। क्यों? उसमें तो इजी नहीं है, तो कहां से पता चला? दोनों अकेले से पता चला, किसी से नहीं। अब देखें एक बार, क्या दोनों को कंबाइन करके पता चल रहा है? चलो देख लेते हैं। दोनों को कंबाइन करके अगर अपन देखें तो देखें कॉमन क्या आ रहा है। दोनों में कॉमन आ रहा है स्काई इज क्लियर, मेक इट क्लियर। क्लियर तो कॉमन है, और कोड में क्या कॉमन है, डे, तो डीई यानी कि डे, तो क्लियर का कोड डे आ गया।
यानी कि इसके लिए क्या बचा, इसके लिए अभी हमारा कोड बचा है रा या फा में से कोई एक, लेकिन कौन सा है बताए क्या? नहीं, इसमें हमको नहीं पता कि इसका कोड दोनों में से कौन सा है। तो क्या हमारा आंसर दोनों को मिलाने के बावजूद भी आया? नहीं। तो हमारा आंसर ना फर्स्ट अकेले से आया, ना सेकंड अकेले से आया, और ना ही दोनों को मिला के आया। राइट? इसका मतलब हमारा आंसर इसमें आ ही नहीं सकता, है ना? तो जब आ ही नहीं सकता तो हमारा अब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि बोथ टुगेदर इवन आर नॉट सफिशिएंट, दोनों मिला के भी पर्याप्त नहीं है। ये है आपका इसका फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। एक टाउन की बात हो रही है, पूछ रहा है कि उस टाउन में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जनरल नॉलेज काम आ सकती है आपकी, थोड़ी सी। क्यों? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए, तो इसने पूछा टाउन में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? अब फर्स्ट स्टेटमेंट देता है कि देर इज वन डॉक्टर, वन वर्किंग डॉक्टर पर 800 रेजिडेंट। मतलब 800 लोग पर 800 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर तैनात है, मतलब वर्किंग। ठीक है, लग रहा है आ सकता है, थोड़ा थोड़ा डाउट हो सकता है कि शायद आ जाए। अब मेरे को ये पता चल गया हर 800 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो टोटल कितने डॉक्टर, ये पता करने के लिए ये जरूरी है कि मुझे पता हो टोटल पॉपुलेशन कितनी है। भाई अगर हमको टोटल पॉपुलेशन पता चल जाती तो हम उसको क्या करते, 800 से डिवाइड कर देते, जो आंसर आता उतने डॉक्टर होते, सीधी सी बात है। लेकिन हमको टोटल पॉपुलेशन तो पता ही नहीं है, राइट? चलिए, फर्स्ट अकेले से तो नहीं है। सेकंड, सेकंड में बोल रहा है देयर आर 19 वार्ड्स विद ईच वार्ड हैविंग एज मैनी वर्किंग डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड्स। मतलब 19 वार्ड है टोटल, और हर वार्ड में उतने ही डॉक्टर हैं जितने टोटल वार्ड हैं। टोटल वार्ड कितने? 19, राइट? और हर वार्ड में कितने डॉक्टर हैं? जितने टोटल वार्ड है, यानी हर वार्ड में भी 19 ही डॉक्टर है। मतलब हमारा 19 इंटू 19 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, है ना? अब यहाँ पे मैंने कहा था थोड़ी जनरल नॉलेज काम में आ सकती है, राइट? एक काम कीजिए, मेरे को अभी एक बार कमेंट करके बताइए, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, अभी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। दोनों को मिला के आएगा आंसर या अकेले से आएगा? फर्स्ट अकेले से तो नहीं आया, लेकिन सेकंड अकेले से शायद आ रहा है, लग रहा है ना? तो एक बार जरा ध्यान से देखिए, क्या ये चीज मैं अपनी क्लासेस में करवाता था कि ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग, राइट? प्रैक्टिसिंग। जबकि स्टेटमेंट में क्या दिया है? स्टेटमेंट दिया है वर्किंग डॉक्टर। थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है कि नहीं? अब क्या लगता है, क्या आंसर आएगा? फर्स्ट अकेले से तो पहले ही नहीं आ रहा था, तो सेकंड अकेले से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है? सेकंड अकेले से आंसर भी नहीं आएगा, राइट? तो यही कहा था मैंने भी आपको कि यहाँ पे थोड़ी सी जनरल नॉलेज का में आ सकती है। और मैंने ये भी कहा था कि मैं स्टूडेंट के साथ ऐसा करता था क्लास में भी। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में जो डाउट है वो जब तक खुद से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो सही नहीं हो पाएगा। और मेरी आदत जानते हैं मेरे स्टूडेंट्स में, पहले उनकी गलत चीजें बाहर अपने आप आने देता हूँ, फिर मैं सही करवाता हूँ, राइट? तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि जनरल नॉलेज थोड़ी सी कम आएगी, है ना? जनरल नॉलेज क्या है कि अ डॉक्टर इज ऑलवेज प्रैक्टिसिंग। यहाँ पे कई स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं कि वहां पे तो प्रैक्टिस मांगा है और यहाँ पे इसने बोला है वर्किंग, काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है एक चीज, डॉक्टर इज ऑलवेज प्रैक्टिसिंग। डॉक्टर अगर मान लीजिए 70 साल का भी हो चुका है, अभी भी अगर वो लोगों का इलाज कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो प्रैक्टिस ही कर रहा है। डॉक्टर के प्रोफेशन को प्रैक्टिस ही बोला जाता है, चाहे वो कितने ही एक्सपीरियंस डॉक्टर क्यों ना हो। डॉक्टर हो गया, आपका लॉयर का प्रोफेशन हो गया। अभी जो हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड राम जेठमलानी जो कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुए हैं, वो भी अभी जब उनकी डेथ हुई उससे पहले भी वो काम कर रहे थे, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे। ये नहीं कह सकते काम कर, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे थे वो। इनका प्रोफेशन ही प्रैक्टिस बोला जाता है, इसलिए ऊपर लिखा है प्रैक्टिस, नीचे लिखा है वर्किंग विद इट, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप, राइट? दोनों एक ही बात है। चलिए, तो इसका मतलब हमारा सेकंड अलोन से आंसर आ जाएगा, सेकंड अलोन सफिशिएंट बिल्कुल है। चलिए, आशा करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपको। नहीं हो तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप अपने इस वीडियो के कमेंट में लिख के बिल्कुल पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज वेलकम, वेलकम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, Madan is elder than Kamal and Sharad is younger than Arvind. Who among them is youngest? है ना?
क्या बोला इसने? इसने बोला कि मदन बड़ा है कमल से। शरद छोटा है अरविंद से। अब इसने क्या पूछा? सबसे छोटा कौन है? हु अमंग देम इज यंगेस्ट, राइट? चलिए देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। शरद मदन से छोटा है। शरद मदन से छोटा है, ठीक है। इसे ये पता चला कि सबसे छोटा कौन है। शरद मदन से छोटा आ गया, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये दोनों इसके बीच में हो, तो भी शरद मदन से छोटा है। ये भी हो सकता है शरद मदन से छोटा है लेकिन अरविंद मदन से बड़ा हो, तो उस केस में कमल हो जाएगा। तो हमको क्या पता? हमको फर्स्ट अकेले से कंफर्म नहीं हो रहा, राइट? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें। अरविंद कमल से छोटा है। अरविंद अगर कमल से छोटा है, इसका मतलब अरविंद का नाम कमल से नीचे आ जाएगा, है ना? और शरद तो अरविंद से छोटा था ही, तो शरद का नाम और नीचे आ जाएगा। उसने चारों की बात की थी, तो सेकंड अकेली स्टेटमेंट से हमको पता चल रहा है कि सबसे छोटा कौन है? शरद है, राइट? हमको इसमें पता चल गया। तो ठीक है, जब पता चल ही गया है, इसका मतलब हमारा आंसर किससे आ रहा है? सेकंड अलोन से हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें हम ऑप्शन क्या लेंगे? ओनली सेकंड इज सफिशिएंट, केवल दूसरा अकेला पर्याप्त बिल्कुल है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये तो बहुत छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इसमें टॉपिक कोई भी आ सकता है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ सके कि आंसर निकालना कैसे है। देखिए सारी फैकल्टीज की एक ही कोशिश रहती है, क्योंकि एग्जाम में डेटा फिगर वगैरह सब कुछ अलग अलग आते हैं, सबकी एक ही प्रैक्टिस रहती है कि आपको ये समझ में आ जाए सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां पे जाके कुछ और आएगा, कुछ चीजें आ सकती है। आपको सॉल्व करने का तरीका और आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी एंड यू हु इज द हैवीएस्ट। इनमें के पी क्यू आर एस टी यू में से कौन सा सबसे भारी है? सॉरी, चलिए देख लेते कौन सा सबसे भारी। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है पी और एस जो है वो क्यू टी और यू तीनों से भारी है। पी एंड एस आर हैवियर देन क्यू टी एंड यू, ये दोनों इन तीनों से भारी हैं, तो इन तीनों से ऊपर लिख दिया, ठीक। बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। इनमें से कोई भी हैवीएस्ट नहीं, इन दोनों में से कोई भी सबसे भारी नहीं, मतलब सबसे भारी ये भी नहीं, ये भी नहीं है कि इनके ऊपर कोई तो है। भैया बचा भी तो एक ही है, कौन बचा? यानी कि आर इन दोनों से ही भारी रहेगा। इन दोनों में से कौन हल्का कौन भारी नहीं पता, लेकिन दोनों से भारी रहेगा। तो अब जरा देखो, हमको पी एस क्यू टी यू इनके बारे में तो नहीं पता चला कौन हल्का है कौन भारी, इनके बारे में तो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन पूरी बनी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द हैवीएस्ट, कौन सबसे भारी है, ये तो हमारा आंसर पहले ही आ चुका है आर। तो क्या इसको आगे हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं? फर्स्ट स्टेटमेंट को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर यहीं पे आ चुका है ना। तो फर्स्ट है तो हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आप बात करते हैं सेकंड को चेक करके देख लेते हैं। ये कह रहा है P इज हैवियर देन S बट लाइटर देन R। P जो है वो S से तो भारी है। देखो Q T और U, इसको मैं नीचे लिख देता हूं एक बार, Q T U, इनसे तो ये दोनों ही भारी थे, ये तो क्वेश्चन में था। अब कह रहा है P जो है वो S से तो भारी है, P S से भारी है, R S से, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? लेकिन R से हल्का है, लेकिन P R से हल्का है। तो देखो अगर मैं इस सेकंड अकेले देखो तो भी हमारा आंसर आ रहा है, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल आ रहा है। हालांकि दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर तो हमारा बिल्कुल आ गया, राइट? तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट अकेले से भी आंसर आया और सेकंड अकेले से भी हमारा आंसर आ गया। तो हम ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे? ईच अलोन इज सफिशिएंट, दोनों अकेले ही पर्याप्त हैं आंसर निकालने के लिए, राइट? ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। मान लीजिए सपोज वो यहां पे उल्टा बोलता, फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व किया, तब हमारा आंसर आ रहा था क्या? है ना। लेकिन जब वो सेकंड में बोलता, मान लीजिए अगर वो सेकंड में, मैं आपको यहां पे चेंज कर देता हूं, हाँ ये, मान लीजिए अगर वो सेकंड में बोलता कि P जो है वो S से हल्का है लेकिन R से भारी है, तो ये स्टेटमेंट ही हो जाती। तब हमारा हैवीएस्ट कौन आ जाता? तब हमारा हैवीएस्ट आ जाता S
अब आप मुझे बताएं कि अब आपका आंसर क्या होता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट से तो आपका आंसर आ रहा था क्या आर, अब सेकंड स्टेटमेंट अकेले से आंसर आ रहा है क्या एस। अब आप क्या बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन बोलेंगे कि किससे आंसर आ रहा है। कमेंट जरूर एक बार अभी कीजिए, आप पॉज करके कमेंट कीजिए कि आपके हिसाब से आंसर किस में आना चाहिए, तो मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं सर फर्स्ट वाला सही, कुछ बोलेंगे नहीं सेकंड वाला से, कुछ बोलेंगे नहीं दोनों सही। यार तो मैं एक बात बता दूं जो मैंने शुरुआत में बताई थी, क्या डेटा सफिशिएंसी में, फिर से बोल रहा हूँ, डेटा सफिशिएंसी में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट। ये पड़ता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कंफर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट अकेले से हमारा आंसर आ रहा है, डजंट मैटर क्या आया, जो भी आया कंफर्म आया कि नहीं आया, कंफर्म आया, दैट मींस फर्स्ट अलोन सफिशिएंट है। सेकंड अलोन की बात करूं, सेकंड अलोन से हमारा आंसर कुछ और आया, डजंट मैटर। लेकिन अगर सिर्फ सेकंड अलोन देख रहा हूं तो जो भी आंसर आ रहा है कंफर्मेशन में आ रहा है, डाउट में आ रहा है, कंफर्मली ऐसा आ रहा है, तो आ तो हमारा आंसर सेकंड से भी रहा है, तो फर्स्ट अकेले से भी आ रहा है, सेकंड अकेले से भी आ रहा है, तो आंसर हमारा अभी भी वही रहेगा कि ईच अलोन इज सफिशिएंट। फिर से बोल रहा हूं, आंसर क्या आ रहा है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ये देखना है कि जो भी आ रहा है वो कंफर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बस बात खत्म, क्या आ रहा है इस पर ध्यान ही नहीं देना, राइट। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं, जो मैंने इतनी देर से बात कर रहा था अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं आपसे पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिख के बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत दे के आ जाते हैं। चलिए चेक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि क्या क्यू सी की माता है, इज क्यू द मदर ऑफ सी। क्या क्वेश्चन है, क्या क्यू सी की माता है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट दे रहा है, ये पहला इंफॉर्मेशन, सी इज द सन ऑफ डी, सी डी का पुत्र है। ये आपको सॉल्व करना है, मैं थोड़ी देर बाद सॉल्व करूंगा। तो सी डी का पुत्र है, सी इज द सन ऑफ डी, ठीक है हमने देख लिया। सेकंड बोलता है एच इज द हस्बैंड ऑफ डी, एच डी का पति है, चलो देख लिया। अब इसका आंसर, अरे यार इसका आंसर क्या है, क्यों, क्यू का तो नाम ही नहीं है, क्वेश्चन में क्यू का तो नाम ही नहीं है, तो बस आ गया आंसर, क्या आ गया, आंसर आ गया कि दोनों मिला के भी पर्याप्त नहीं, क्यों क्यू का तो भैया नाम और निशान ही नहीं है, तो आंसर कहां से आएगा। राइट की रॉन्ग, राइट की रॉन्ग, बिल्कुल आंसर कहां से आएगा, यही चीज आएगी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो कि गलत है एग्जाम में अगर आपने ये करके आ गए तो। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप। देखिए पहला है कि सी पुत्र है किसका, डी का, समझ में आ गए, सिंपल सी चीज। सेकंड, एच पति है किसका, डी का, यानी कि डी एच की क्या हुई, पत्नी हो गई। कुछ लोग डबल लाइन करते, कुछ लोग सर्किल करते, मैं सर्किल करवाता हूं, राइट। तो सी डी का पुत्र है, एच डी का पति है, तो पत्नी कौन होगी, डी होगी। तो दोनों को मिला के क्या पता चल रहा है कि सी की माता कौन है, क्या कौन है, कौन है, दोनों को मिला के पता चल रहा है कि सी की माता डी है। अब भैया अगर सी की माता डी है तो क्यू होगी नहीं। अच्छा अब जरा एक बार वापस से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था क्या क्यू सी की माता है। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से आ रहा है, क्या से, इस से, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, या तो बोलोगे हाँ या बोलोगे नहीं। ये पूछ रहा है क्या क्यू सी की माता है, बोलोगे हाँ है, क्या बोलोगे नहीं नहीं है, यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा या तो हाँ में या ना में। अगर आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपका आंसर आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजिंग लगेगा इसीलिए मैं थोड़ा इजी करके बता रहा हूं। उसने पूछा क्या क्यूसी की माता है, आप बोलेंगे हाँ क्यूसी की माता है, या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, या फिर नहीं क्यूसी की माता नहीं है, आप इन दोनों में से एक ऑप्शन देंगे ना, राइट। तो अगर आप हाँ या ना में से कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो आंसर आया कि नहीं आया, आंसर दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करते तो आंसर आ गया, सिंपल सी बात है। ध्यान से देखिए, ये मेरे हाथ में, मैं आपसे पूछता हूं क्या मेरे हाथ में मार्कर है, आप बोलेंगे हाँ आपके हाथ में मार्कर है, आंसर आया नहीं आया, आ गया। अब मैं बोलता हूं क्या मेरे राइट हैंड में मार्कर है, अब वो बोलेंगे नहीं आपके राइट हैंड में मार्कर नहीं है, आंसर तो आ गया ना, क्या आंसर आया, नहीं है मार्कर, ये आंसर था, ये थोड़ी पूछा था क्या है हाथ में, राइट, पूछा था है कि नहीं। तो अगर दोनों को मिलाएं तो उसने पूछा क्या डी सी की माता है, बोलेंगे क्या नहीं है, बोलेंगे डीसी की माता ना नहीं है, आंसर तो आ गया। स्टूडेंट कंफ्यूज किस में होते हैं,
स्टूडेंट कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं जनरली जब भी उनका आंसर नेगेटिव में आता है तो उनका ऐसा लगता है कि उनका आंसर ही नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। क्या? जब भी उनका आंसर नेगेटिव में आता है उनको लगता है हमारा आंसर ही नहीं है। नहीं, वो जो नहीं जो आया ना, आपका नहीं वाला वर्ड जो है ना, वो वर्ड नहीं, वो आपका आंसर ही है। क्या है? आपका आंसर ही। क्या? ये नहीं वाला आंसर। फिर से बोल रहा हूं, क्या क्यू सी की माता है? नहीं है। आंसर दे दिया? नहीं दिया? दे दिया। तो आंसर यहाँ पे आ गया, यानी कि दोनों मिला के आंसर आ सकता है, दोनों मिला के पर्याप्त बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 5 आएगा इसका। देखिए एक और छोटे से एग्जांपल से काम करता हूं मैं, बहुत से बहुत छोटे से एग्जांपल से पूछता हूं। जैसे हम लेते हैं हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज शाहरुख खान इस वीडियो में है? क्या अभी तक इस वीडियो में शाहरुख खान आया? आप बोलेंगे नहीं, नहीं आया। तो आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना। आप जबरदस्ती ये ढूंढने लग जाओगे शाहरुख खान कहाँ है और क्या कर रहा है, तो भैया मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं पूछा था। पूछा तो क्या था, क्या अभी तक इस वीडियो में शाहरुख खान आया? आप बोलेंगे नहीं, नहीं आया। बस बात खत्म, आंसर आ चुका है। आपको ये ढूंढने नहीं बैठना कि शाहरुख खान कहाँ है और क्या कर रहा है। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है ये आंसर बहुत इजी, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक्चुअली इजी है भी, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, इसलिए इजी तरीके से हम गलत आंसर जरूर दे देते हैं इसका। राइट? तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आपको पर्टिकुलर इसी टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारे करीबन 7-8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे और करवा सकता हूं, बट ओनली अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे तो ही वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, या मेरे टेलीग्राम में, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर लिख के बताएंगे तो मैं वो वीडियो आपके लिए जरूर लेके हाजिर होगा। चलिए, आशा करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। और प्लीज आप अपना और हमारा दोनों का मनोबल बढ़ाएं। हम जल्दी, मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से तैयार कर रहा हूँ चीजों के लिए। आपके कंसेप्ट को मजबूत करने में मैं आपकी पूरी सहायता दूंगा। राइट? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे। धन्यवाद।